नमस्कार, वेलकम। मैं मुकेश कटारे। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी पर। दोस्तों, पिछली बार हमने क्लास में पढ़ा था भारत में गरीबी, पॉवर्टी कितने प्रकार की होती है, क्या कारण होते हैं, इसके पीछे कौन-कौन से सरकार योजनाएं चला रही है इनको दूर करने के लिए। मुख्य परीक्षा का भी टॉपिक है, प्रीलिम्स का भी टॉपिक है। आज उसी टॉपिक में आगे हम जोड़ते हैं इकोनॉमिक अनएम्प्लॉयमेंट। यानी इकोनॉमिक अनएम्प्लॉयमेंट मतलब इकोनॉमिक्स में अनएम्प्लॉयमेंट, ये हमारा टॉपिक रहेगा। बेरोजगारी, गरीबी और बेरोजगारी आपस में इस तरीके से कनेक्टेड मानी जाती हैं जैसे कि मुर्गे और अंडे का संबंध होता है, राइट। तो ये इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस प्रकार से हमें इस पेपर को मतलब इस टॉपिक को तैयार करना है। तो पहली बात आती है कि बेरोजगारी जो है, आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या होती है, ये पता होना चाहिए। क्या में हम किसी की डेफिनेशन लिखें तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, है ना। अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग एजेंसी इसको परिभाषित जिस ढंग से किया है ये पता हो। इसके बाद फिर अगला आता है कि इसकी गणना यानी कैलकुलेशंस कौन करता है, मेजरमेंट कौन करता है, ये टॉपिक भी महत्वपूर्ण है। ओके, कैलकुलेशन के बाद फिर हम इसमें पढ़ेंगे टाइप्स, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, भारत में बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। इसके साथ फिर बेरोजगारी के प्रकार के साथ साथ सरकार के द्वारा इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए कौन कौन से एफर्ट्स किए गए, प्रयास किए गए, ये फोकस करेंगे। नेक्स्ट, हो सकता है वो आपसे कुछ सुझाव पूछ लें, सजेशंस के दूर करने के आप सुझाव दो। प्रयास में एमपी गवर्नमेंट के भी प्रयास अलग से हो सकते हैं, भारत सरकार के भी प्रयास अलग से हो सकते हैं। स्टेट पीएससी में इस ढंग से क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कैसे लिखें, क्या इसको हम परिभाषित करें। तो अपना अपना नाम लिख सकते हो भाई। बेरोजगार लोग ही तो इस चैनल को देख रहे होंगे, क्योंकि ये रोजगार प्राप्त करने में सहायता पहुंचाता है। बट अपना नाम नहीं लिखना है हमें बेरोजगारी जो डिफाइन करनी पड़ेगी, तो इसको एक सिस्टमेटिक वे में डिफाइन करें। मोटे तौर पर जैसे मैं आपसे पूछूं कि बेरोजगारी को कैसे आप, तो यही बोलोगे कि रोजगार ना मिलना, है ना। बेरोजगारी का मतलब होता है कि व्यक्ति को काम ना मिले। चलो काम दे देते हैं। आप क्या बनना चाहते हो, आप डीसी बनना चाहते हो, आप डिप्टी कलेक्टर, डीएम बनना चाहते हो, डीएसपी बनना चाहते हो, लेकिन बदले में आपको कोई इसकी सैलरी ना मिले, भुगतान ना किया जाए, तो भी क्या आप ये नौकरी प्राप्त करना चाहोगे। तो इसका अर्थ निकलता है नहीं, क्योंकि मुफ्त में तो काम नहीं करना चाहते ना। तो बेरोजगारी को जो डिफाइन किया जाता है, बेरोजगारी का मतलब है कि हमारे देश में एक ऐसा एज ग्रुप होता है जिस एज ग्रुप को हम कार्यशील जनसंख्या के नाम से जानते हैं। जनरली सामान्य तौर पर 16 से लेके 64 वर्ष की उम्र वाले जो लोग हैं, उस एज ग्रुप को क्या कहा जाता है, कार्यशील जनसंख्या, या ऐसे लेबर, है ना, कह सकते हैं। अब उस व्यक्ति को बेरोजगार बोलेंगे जो व्यक्ति काम करने की इच्छा रखता है कि मैं काम चाहता हूं, मुझे काम मिले। इच्छा रखने से अकेले से तो काम नहीं चलेगा ना। इच्छा तो मैं भी रखता हूं, लेकिन क्या मैं उस काम को करने में कैपेबल हूं, मेरे अंदर उतना सामर्थ्य है। तो इच्छा होने के साथ साथ अगला फैक्टर आता है कि उसके अंदर उस कार्य को करने की कैपेसिटी है, सामर्थ्य है। व्यक्ति इच्छा रखता है और उस कार्य करने का सामर्थ्य भी है, और उसके बाद उसे कार्य ना मिलना, ठीक, बेरोजगार है। काम मिल जाए लेकिन बदले में पैसा कितना दिया जा रहा है। बाजार में जो प्रचलित मजदूरी दर है, प्रचलित दर से कम भुगतान किया जाए तो बेरोजगार है। यानी कोई एक पॉइंट के काम ना मिलना, इच्छा है काम नहीं मिल रहा है, इच्छा तो है लेकिन आप उसके लायक नहीं, तो इच्छा भी रखता है, सामर्थ्य भी रखता है, और उसको उस काम के बदले में जो भुगतान किया जाएगा वो भुगतान कैसा हो, बाजार में प्रचलित मजदूरी दर के बराबर। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं कि आज हम मार्केट से कोई लेबर लेके आते हैं। लेबर यानी जो शारीरिक श्रम करेगा, परिश्रम करेगा। तो एक दिन अगर हम उसे काम पर रखें तो उसको कितनी मजदूरी देनी पड़ती है,
ऑन एन एवरेज 250 रुपये से लेकर के 350 रुपये तक देना पड़ती है। जगह पर निर्भर करता है कि किस शहर में रहते हैं आप, उसके हिसाब से। अब 250 से 300 रुपये मजदूरी के स्थान पर उसको 100 रुपये मिले, यानी बाजार में जो प्रचलित मजदूरी दर है उससे कम पर भुगतान किया जाता है, तो वो बेरोजगार ही कहलाएगा, है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? सिंपल सी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर when a person who is actively searching for employment is unable to find work। सक्रिय रूप से रोजगार चाहता है, इच्छा है, सामर्थ्य भी है, लेकिन उसके बाद भी उसे काम नहीं मिलता है, तो उसे हम बेरोजगार कहते हैं। बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑफन यूज्ड एज अ मेजर ऑफ द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि बेरोजगारी कितनी है उस देश में, तो उसके हिसाब से हम उस देश की आर्थिक स्थिति या आर्थिक स्वास्थ्य का पता लगा सकते हैं। उसका एक महत्वपूर्ण टूल हो जाता है। सबको रोजगार होगा, मार्केट दर पर अगर उन्हें मजदूरी मिलेगी तो स्वाभाविक है वो अपना क्वालिटी लाइफ जी पाएंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा, है ना। अब बात करते हैं कि बेरोजगारी तो आपने ऐसे बता दी, देन बस इतनी ही है क्या? नहीं। अब हम बेरोजगारी के लिए किसी और की भी परिभाषा ले सकते हैं ना। मैं आपको बताऊंगा कि अगर मुख्य परीक्षा में आए तो कैसे लिखना है, पहले कंसेप्ट, देन अगले पेज में हम उसकी बात करें। तो एक तो परिभाषा यही बन गई, जो ऊपर परिभाषा हमेशा आप किस में लिखो? इन्वर्टेड कोमा में लिखें। तो किसी देश की श्रम शक्ति, है ना, ब्रैकेट में चाहो तो 16 to 64 ईयर्स एज ग्रुप लिख करके अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। श्रम शक्ति का वह भाग जो कार्य करने की इच्छा और सामर्थ्य दोनों रखता है, लेकिन उसे बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता है, तो क्या कहलाता है? बेरोजगार कहलाता है। एक डेफिनेशन तो आप ये ऐड ऑन कर सकते हो, जोड़ सकते हो। दूसरी परिभाषा भी बना सकते हो। दूसरी परिभाषा बनाना नहीं है, किसी ने बताई होगी, उस परिभाषा को हमें लिख देना। तो हम चूंकि एम्प्लॉयमेंट, श्रम, रोजगार की बात करते हैं, तो ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इनकी परिभाषा, इनके द्वारा कुछ बताया गया होगा तो उसको ले सकते हैं अपने आंसर को लिखने के लिए, राइट। ये क्या कहते हैं? ILO कहते हैं कि किसी व्यक्ति को, यानी कोई भी पर्सन, सप्ताह में 7 दिन में, सप्ताह में 15 घंटे से कम कार्य मिलता है, से कम कार्य प्राप्त होता है, या 15 घंटे का भी रोजगार नहीं मिलता है, तो उसे हम बेरोजगार कहते हैं। ये ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। ओके, एक सामान्य परिभाषा लिख दी कि व्यक्ति काम करने की क्षमता रखता है, सामर्थ्य रखता है, फिर भी उसे काम न मिले। दूसरा ILO कहता है कि सप्ताह में 7 दिन में 15 घंटे से कम का रोजगार प्राप्त होना मतलब बेरोजगारी की स्थिति है। भारत के संदर्भ में हम अगर स्पेसिफिक डेफिनेशन देना चाहें तो योजना आयोग की देंगे। योजना आयोग के से परिभाषित किया, अब तो नहीं रहा मगर परिभाषा तो रहेगी। योजना आयोग क्या कहता है? योजना आयोग ये कहता है कि किसी व्यक्ति को 15 घंटे नहीं, 8 घंटे, हमारे देश में योजना आयोग जो है वो परिभाषित करते बताता है कि किसी व्यक्ति को 8 घंटे प्रतिदिन, है ना, 8 आवर एन अ डे, और एक साल में ऐसा कब तक? 273 दिन
है ना, 273 दिन, वर्ष में 273 दिन से कम कार्य मिलना, कम कार्य मिलना उसे क्या बताएगा, उसको बेरोजगार बताएगा। ये भारत की परिभाषा हो जाती है जो योजना आयोग ने तैयार की कि 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से व्यक्ति को काम मिलना चाहिए और 273 दिन का काम मिला तो रोजगार है और इससे कम मिलने पर वो बेरोजगार हो जाता है। ओके, ठीक। अब कोई भी एक परिभाषा आप सेट करके लिख सकते हो। बेरोजगारी के क्या होती है ये पॉइंट हम समझ गए। जब हम शुरुआत करें, मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आए कि बताओ बेरोजगारी क्या है, कितने प्रकार की होती है, तो डायरेक्ट हम लिखें उससे अच्छा है इसकी शुरुआत में हम आंकड़े भी दे सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसकी शुरुआत आप डाटा से कर सकते हो, वैसे किसी कोटेशन से कुछ इस ढंग से की जाती है, बट आप इसका आंकड़ों से भी उद्घाटन कर सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो कि भारत में वर्तमान में बेरोजगारी की दर 45 वर्ष के रिकॉर्ड स्तर पर है। 2019 में 7.2% थी, है ना, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। और उसके बाद आप ये डेफिनेशन, मतलब बेरोजगारी क्या होती है, 3 में से कोई एक परिभाषा दे सकते हो। ओके, बेरोजगारी के जो पैरामीटर हैं, मतलब इनके आंकड़े हैं, इनको कौन कलेक्ट करता है, तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक, कैलकुलेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी जैसा तो है नहीं, जैसे वहाँ पर बताया था ना अपेक्षित और निरपेक्ष, मगर इसके आंकड़े कलेक्ट करने की जिम्मेदारी NSSO के पास है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इस आंकड़ों को रिलीज करता है। क्या आधार क्या है, तो आधार अलग अलग उनके जो माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर बने हुए हैं कि देखते हैं वो पॉपुलेशन में कि वे लोग जो कितने लोगों को काम मिला हुआ है, एम्प्लॉयड पर्सन कितने हैं जिन्हें रोजगार प्राप्त है। रोजगार से प्राप्त से मतलब होता है आर्थिक क्रियाओं में, जैसे आप अपने घर का कार्य कर लेते हैं, साफ सफाई कर लेते हैं, पौधों को पानी दे लेते हैं, स्वयं को नहला देते हैं, तो ये एम्प्लॉयड नहीं होता। घर में अपने लिए खाना पका देते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बदले में मजदूरी मिलती है, इनसे पता करते हैं, है ना। दूसरा वो ये देखता है, दूसरा कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें काम की तलाश करते हैं, रोजगार की तलाश में काम चाहते हैं, सीकिंग जॉब या सीकिंग वर्क, और उन चाहते हैं उन्हें क्या बोला जाएगा, उन्हें बेरोजगार कहा जाएगा। जो चाहते ही नहीं है उन्हें थोड़ी बेरोजगार बोल देंगे। तीसरा क्या रहता है कि वे लोग जो कि जॉब नहीं चाहते, नॉट सीकिंग जॉब, तो उनको हम इसमें नहीं रखते। तो इसके लिए एक फॉर्मूला छोटा सा लिख सकते हो, डिटेल में इसमें कुछ ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं, कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी की जो दर है उसका निर्धारण कैसे किया जाता है। दर है तो प्रतिशत पे करेंगे, तो गणितीय सूत्र है कि कितने लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं, तो बेरोजगार श्रमिक या लोग, व्यक्ति, और टोटल कितने लोगों को काम पर, टोटल लेबर फोर्स यानी कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या, और इसमें क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बस ये जो निकल के आएगा इसे क्या बोलेंगे, इसे रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की दर के नाम से जाना जाएगा। तो यानी हम कहाँ तक पहुँच गए, हम पहुँच गए बेरोजगारी क्या होती है, कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, सिंपल सी बात। अब क्या करते हैं, अब हम अगले पॉइंट पर चलेंगे। अगला पॉइंट हमारा बताएगा टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कारण भी समझना है तो कारण भी समझ लेते हैं, उसके बाद टाइप पर चलें, या पहले टाइप समझ लो देन उसके बाद कारण पर चलो। तो पहले चलो हम कारण समझ लेते हैं कि भारत में, हमारे देश में आखिर कॉजेज क्या है, कारण क्या है बेरोजगारी के, एक बात। दूसरी बात क्या होती है कि हम विकसित देशों में भी कारण समझ लें, अपने देशों में मतलब विकासशील देश की भी बात करें,
तो अगर हम पहले विकसित देशों की बात करें, डेवलप्ड, उनके यहाँ भी तो बेरोजगारी होती है, और विकासशील देश, डेवलपिंग, उनके यहाँ, दोनों यहाँ पर दोनों प्रकार के देशों में एक जैसे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते बेरोजगारी में। जो कारण यहाँ है वो कारण यहाँ नहीं बनते हैं। विकसित देश जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, है ना, ब्रिटेन हो गया, इन देशों की बात करते हैं, तो इनके यहाँ बेरोजगारी का मुख्य कारण आता है डिमांड में कमी। डिमांड प्रभावी मांग कह सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड कह सकते हो कि एग्रीगेट डिमांड में कमी, डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम कैसे हो जाती है? मांग बढ़ेगी तो नया कारखाना लगेगा या कारखाने में प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। डिमांड कम क्यों हो जाती है? विकसित देश होते क्या है, अगर ये ना पता हो तो ऐसा समझ लो, वे देश जिन्होंने अपने संसाधनों का 100% यानी 100% एफिशिएंसी के साथ दोहन करना सीख लिया है। ये सब कुछ मेरे पीछे लिख गया जो मैं लिखा रहा था। मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ, या एक काम करता हूँ ना, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, अब आप देख पाते हो। विकसित देश उसे कहते हैं जिसने 100% एफिशिएंसी के साथ अपने संसाधनों का दोहन करना सीख लिया है। दोहन करने से मतलब उपयोग करना। गन्ने का रस समझ लो, देखा होगा ना निकालते हुए, पहले मशीन में एक बार गन्ना डालता है, उसके बाद दूसरी बार तोड़ मरोड़ के, फिर तीसरी बार, तो उसमें अब रस नहीं बचा। तो इसी प्रकार से उस अच्छी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी 100% दक्षता के साथ वो प्रयोग करने लगते हैं, उन्हें विकसित देश कहते हैं। और विकासशील देशों में के जो संसाधन हैं, रिसोर्सेज तो हैं हमारे पास, मगर अभी हमारे पास वो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनका 100% दक्षता के साथ प्रयोग कर पाए, तो उन्हें हम डेवलपिंग, विकासशील, गरीब जिनके यहाँ रिसोर्सेज ही नहीं। अब डिमांड कम होना मतलब विकसित देशों में लोगों के पास घर है, गाड़ी है, कूलर है, फ्रिज है, एसी है, लग्जरियस चीज़ें हैं, तो जो सामान ये है, नया सामान खरीदने के लिए समय लगेगा। अब राशन जो होता है, सब्जियां, वेजिटेबल होती है जो डेली नीड्स है, हर दूसरे तीसरे दिन हमें खरीदना पड़ती है। लेकिन अगर मैंने लैपटॉप लिया, मोबाइल लिया, तो हर दूसरे तीसरे दिन नया तो लेने नहीं जाऊंगा, क्योंकि कंपनी उसकी ऑलरेडी वारंटी दे रही है कुछ सालों तक। जब वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तब जाऊंगा। अमेरिका जैसे देशों, विकसित देशों में भी यही होता है। तो जब डिमांड कम हो जाएगी, तो इसका अर्थ ये होता है कि प्रोडक्शन जो है वो कम किया जाएगा। और प्रोडक्शन जब कम करेंगे तो जो लोग जिन्हें काम पर रखा गया था, उनमें से कुछ लोगों को नौकरी से बाहर कर देंगे। जब वो लोग नौकरी से बाहर चले जाएंगे, देन उनकी इनकम बंद हो जाएगी। इनकम बंद हो जाएगी तो बाजार से वो सामान खरीदना और बंद कर देंगे, तो बाजार में और डिमांड कम हो जाएगी। तो डिमांड जब और कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन और कम कर देंगे। तो ओवरऑल क्या हो जाता है, डिमांड कम होने की वजह से लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। ग्रेट डिप्रेशन इसीलिए, यानी विश्व की महान मंदी इसी कारण से आई थी। तो विकसित देशों में फैक्टर दूसरे। हम अपने जैसे देशों की बात करें, विकासशील देशों में, यहाँ डिमांड में कोई कमी नहीं है, मांग हमेशा हाई रहती है। कोई भी चीज़ हो उसकी शॉर्टेज ही रहती है। आज मास्क हो, मास्क की शॉर्टेज है, सैनिटाइजर की शॉर्टेज है, हॉस्पिटल में बेड की शॉर्टेज है। इवन मुफ्त में यदि यहाँ पर जहर बेचने की दुकान लगा लो, आप फ्री में जहर बेचते हैं, तो वहाँ पर भी आप उसकी पूर्ति नहीं कर सकते, इतने लेने वाले आ जाएंगे, पता नहीं किस दिन काम आ जाए, राइट। तो डिमांड हमारे यहाँ फैक्टर नहीं है। हमारे जैसे देशों में इसके पीछे कुछ दूसरे फैक्टर काम करते हैं। एक संरचना, यानी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये काम करता है ना, कि संरचना में परिवर्तन आ जाता है। ये अभी हम टाइप्स देखेंगे आगे, इसको मैं कवर कर रहा हूँ। उसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अनअकैडमी पर प्लस जो है उस पर MPPSC की T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है। इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट का समय होता है। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से होते हैं और 10 क्वेश्चन जो रहते हैं अलग अलग टॉपिक से रहेंगे। मंडे टू सैटरडे शाम को 8 बजे स्टार्ट हो जाती है। इसका एनालिसिस 8:30 बजे कराते हैं। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल, राइट। तो इसका जो लिंक है कि कैसे इसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाता है, तो अपना एनरोलमेंट उसमें ज़रूर करा लें, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अनअकैडमी प्लस पर सिस्टमेटिक क्लासेस रहती हैं। मैं यहाँ पर जो क्लासेस लेता हूँ उसके लिए कोड रहेगा मुकेश लाइव, यूज कर सकते हैं। तो जैसे बताया कि फ्री टेस्ट सीरीज यहाँ मिल जाती है, राइट। आज से एक नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इसमें 24 क्लासेस हैं, यानी 24 सेशन रखे गए। इसकी टाइमिंग 4 बजे रहेगी। ये 2019 जो है उसके संबंध में है। पेपर 2A पॉलिटी एंड एक्ट ये पूरा कंप्लीट कराएंगे। स्पीड से चलेंगे क्योंकि 2019 वाली मुख्य परीक्षा होने वाली है, तो उसके रिगार्डिंग तो 22 जुलाई को शुरू हो जाएगा, तो इसको आप एनरोल करा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ दूसरी क्लासेस जो मेरी रहती है वो सुबह 9 बजे रहती है। इसमें 2020 के लिए जो मुख्य परीक्षा है इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी वो कवर करा रहा हूँ, तो ये आप इसमें पार्टिसिपेट कर लें। आने वाले समय में इसमें आपको जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी इन सब की क्लासेस तो मिलती रहेंगी। तो उसमें ये शुरू हो चुका है सुबह 9 बजे। ये लॉन्ग क्लास है, मतलब 60 आवर की क्लास है, तो उसको कर सकते हैं। अनअकैडमी पर बेनिफिट क्या रहता है? 17 रुपये मात्र खर्च होता है। आप अपने घर से पढ़ सकते हैं, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, EMI का ऑप्शन है, और भारत के जो टॉप एजुकेटर हैं उनकी क्लासेस ले सकते हैं। इसमें सब्सक्रिप्शन 1 महीने से लेकर 2 साल तक उपलब्ध होता है। और यहाँ जब आप पेमेंट करेंगे किसी भी ऑनलाइन तरीके से, रेफरल कोड मांगता है, तो रेफरल कोड में आप सीधा सीधा मुकेश लाइव या मुकेश कटारे ये फिल कर देते हैं, तो आपको इसका बेनिफिट मिलता है कि 10% आपकी फीस जो है वो कम हो जाती है, राइट। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, इसका आप लाभ उठाएं। ओके, अब इसके बाद फिर हम लौट के आते हैं कि भारत में वास्तव में क्या कारण है। तो उन कारण में जैसे एक स्ट्रक्चरल बता दिया, जनसंख्या विस्फोट हो जाता है, तो वो कारण है। ये मोटे तौर पर सिर्फ जल्दी से कि विकसित देशों में क्या फैक्टर होते हैं, और यहाँ पर हम पहले टाइप्स देख, प्रकार के बाद फिर चलेंगे कि आखिर बेरोजगारी के कारण हैं क्या, उनको लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आप हेडिंग डाल देंगे बेरोजगारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, एक टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, जो कि भारत के लिए महत्वपूर्ण बताई गई थी ना, तो उसी में आ जाता है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि काम करने की संरचना में परिवर्तन हो जाना, है ना। काम करने की संरचना में परिवर्तन से मतलब है कि जैसे जो काम पहले लेबर करती थी, श्रमिक करते थे, सड़क बनाना है या सीवर लाइन बनानी है तो लोग खुद काम करते थे, अब उसके स्थान पर मशीन का प्रयोग करने लगे, यानी 100 लोगों को रिप्लेस कर दिया एक मशीन। तो अब ये लोग जो थे इनको कहाँ काम मिलेगा? या वे लोग जो क्या कर रहे थे कि पहले पेपर पेन पर काम करते थे, अब कंप्यूटरीकरण कर दिया गया, ऑटोमेशन हो गया, तो हर व्यक्ति कंप्यूटर में स्किल्ड नहीं रखता है। तो काम करने की संरचना में परिवर्तन की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की जॉब छूट जाती है, क्योंकि एक एज होती है नई टेक्नोलॉजी को एडप्ट करने की। हर समय हम उसी रफ्तार से चीज़ों को नहीं सीखते, हमारे सीखने और समझने की एक लिमिटेड दायरा होता है, तो एज वाइज इसका प्रभाव आता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग फ्रॉम द मिसमैच बिटवीन द जॉब्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड द स्किल ऑफ द अवेलेबल वर्कर्स इन द मार्केट, कि जॉब तो है मगर जॉब के अकॉर्डिंग स्किल की कमी है, तो इससे बेरोजगारी हुई। ओके, ये बड़ा फैक्टर हो जाता है संरचनात्मक अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक, स्पष्ट है। दूसरा फिर आता है जिसे हम कहते हैं कौन सा बता रहे हैं आपको, एक होता है जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना है ना, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं इसे, या प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। तो क्या है उसको लिख लेते हैं।
इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कह देते हैं। ये जो बेरोजगारी है ज़्यादातर कृषि में पाई जाती है। यानी इसको ऐसे समझ लो कि व्यक्ति काम करता हुआ तो दिखाई देता है मगर अल्टीमेट प्रोडक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे किसी खेत में 10 लोग काम करते हैं, 6 लोगों को वहाँ से हटा दो, तब भी इसमें जो प्रोडक्शन होगा, जितना उत्पादन होगा, उस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो उतना ही होगा। चाहे 6 लोग हटा दो तो 6 लोग जो उसमें काम कर रहे थे तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? 6 लोग काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा काम होना चाहिए, कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, या ज़्यादा नेट उपज तो नहीं होती है। तो ये क्या है? छिपी हुई बेरोजगारी, इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं, और ये मुख्य रूप से कृषि में पाई जाती है। ठीक, तो इट इज अ फिनोमेना वेयर इन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअल नीडेड। जितने लोगों की आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा लोग वहाँ पर कार्य करते हैं। सेक्टर क्या? कृषि इसका सबसे आदर्श उदाहरण है। कृषि इसीलिए ओवर एम्प्लॉयड है हमारे देश में, क्योंकि लोगों को काम करने के लिए उद्योगों में जाना है या सर्विस सेक्टर में तो विशेष स्किल चाहिए। कृषि में स्किल की जरूरत नहीं पड़ती है, काम दूसरों को करते हुए देख करके लोग सीख जाते हैं। ओके तो ये हो जाता है। तीसरा है, इसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। मौसमी या इसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। मौसम के हिसाब से काम मिलना या ना मिलना। जैसे जब फसलों की कटाई होती है या उसकी बुआई की जाती है तब तो रोजगार मिल जाता है क्योंकि ज़्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब फसल खेतों में खड़ी हुई है तब लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो उस समय बेरोजगार हो गए। चीनी मिल का उदाहरण ले सकते हैं, शुगर मिल जो लेती है। शुगर मिल जब गन्ने की पेराई होती है तब ज़्यादा डिमांड है, लेबर भी चाहिए, 365 दिन शुगर मिल चलती नहीं है, तब उस समय वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो इसे बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर्स ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स ऑफ द ईयर। भारत में ये कृषि में ज़्यादा, कृषि संबंधित उद्योगों में ज़्यादा देखने को मिलती है। स्पष्ट है अपने आप में? बस 2 लाइन में इसको बढ़ाकर उदाहरण देके छोड़ देना है ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है जिसे हम कहते हैं, क्रम कोई भी बना, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक या साइक्लिक चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी का मतलब ये रहता है कि हमारे अर्थव्यवस्था जो है इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी डिमांड बढ़ेगी तो बूम आ जाता है, मतलब सब कुछ स्थिति ज़्यादा है तो ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल जाता है। कभी मंदी का दौर चलता है तो मंदी के दौर चलता है तो लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है। जैसे अभी स्थिति खराब है, रिपोर्ट बताती है कि हर 6वां आदमी उसकी नौकरी चली गई है कोविड-19 के दौर में, है ना। तो रिजल्ट होता है ये बिजनेस साइकिल का। अनएम्प्लॉयमेंट राइजेज ड्यूरिंग रिसेशन, मंदी का दौर होता है तो बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो बेरोजगारी कम हो जाती है। तो ये साइक्लिक चक्रीय बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। ओके, ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद फिर आता है जिसे कहते हैं घर्षणात्मक अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल। ये क्या होगा, कैसे ये काम करता है, इसको समझ लेते हैं। व्यक्ति जॉब कर रहा है, काम पर है, अब उसे आगे बढ़ना चाहता है, तो आगे बढ़ने के लिए या तो दूसरी कंपनी में जाए, दूसरी जगह काम करे, तो दूसरे नए जॉब की तलाश में या बेटर एम्प्लॉयमेंट के लिए अपने पुराने जॉब को वो क्विट कर देता है, छोड़ देता है। तो कुछ समय के लिए जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। ये स्वेच्छा से आती है, ये मजबूरी नहीं है ना। इसे सर्च एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। ठीक, कि एक प्रकार से टाइम लैग कि महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए बिटवीन द जॉब्स व्हेन एन इंडिविजुअल सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब और इज स्विचिंग बिटवीन द जॉब्स। ओके, तो ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हम बना लें,
अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी का मतलब ऐसे निकालो कि व्यक्ति की योग्यता तो है कोई बड़ा काम करने की, मगर उसको योग्यता से कम कार्य मिलता है। योग्यता से कम कार्य का मिलना अल्प बेरोजगारी। कम आप बन सकते थे डीएम, बन रहे कांस्टेबल, इसमें आ जाता है। ऐसी एक और आता है जिसे हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं, खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी यानी व्यक्ति गांव से शहर आया था कि मैं कुछ नहीं तो मेहनत मजदूरी तो कर ही लूंगा, लेबर तो बन ही जाऊंगा, मगर उसको वो भी काम ना मिले, किसी भी प्रकार का काम ना मिले। यहाँ योग्यता से कम मिलना एक अलग टॉपिक था, बट व्यक्ति कहता है आप तो मुझे कुछ भी काम दे दो, तो इसे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। फिर फैशन पॉइंट यानी इनको लिख देना चाहिए, शैक्षिक बेरोजगारी, पढ़े लिखे को काम ना मिलना, ग्रामीण बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्र में काम ना मिलना, शहरी बेरोजगारी, शहरों में काम ना मिलना। मगर जो मेन पॉइंट थे स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक हो जाता है, छिपी हुई डिस्गाइज बेरोजगारी हो जाती है, इसके बाद फ्रिक्शनल हो जाता है, साइक्लिक हो जाता है। तो इन चीज़ों को हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा कि बेरोजगारी जो है कितने प्रकार की होती है। सिंपल। अब कारण जब लिखोगे तो शुरुआत में तो आपको विकसित और विकासशील देश की तुलना करके बता दिया था, लेकिन जब कारण आते हैं तो कारण में हम कुछ पॉइंट्स भारत के संदर्भ में लिख सकते हैं कि भारत में बेरोजगारी के पीछे क्या फैक्टर हमें दिखाई देता है, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है ना। तो भारत में बेरोजगारी के पीछे सबसे पहला जनसंख्या, पॉपुलेशन है, इसके लिए जिम्मेदार या नहीं। तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति, जितने रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ जाती है। 2.2% की रेट है एनुअल जनसंख्या वृद्धि दर, 10 की 20% से ज़्यादा की वृद्धि दर है। रोजगार के अवसर बहुत सीमित आते हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में रोजगार कहाँ से मिले। तो जनसंख्या एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। नेक्स्ट क्या पॉइंट बना सकते हो? नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हो कि हमारा जो देश है वो देश कैसा है, कृषि प्रधान है ना। तो कृषि प्रधान देश है, तो ज़्यादातर लोगों को रोजगार कहाँ मिल जाता है, कृषि के सेक्टर में मिल जाता है। बट ये कृषि बैकवर्ड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती है, पिछड़ी यानी प्रिमिटिव पुरातन तकनीकों का उपयोग करती है, परंपरागत फसलें बोती रहती है, नए कुछ एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाते हैं। तो इससे मतलब इससे क्या हो जाता है कि ज़्यादा रोजगार के अवसर भी नहीं मिलते हैं, मॉनसून पर डिपेंडेंसी है, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर हो जाता है बेरोजगारी का। अब कृषि के अलावा अन्य फैक्टर की बात करें तो गैर कृषि क्षेत्र जैसे इंडस्ट्री हो गया या सर्विस हो गया, तो वहाँ रोजगार के अवसर बहुत कम। इनमें स्किल की ज़रूरत पड़ती है, विशेष प्रकार की योग्यता, तो स्किल की कमी हो जाती है। उद्योग दूसरा क्या रहता है कि अगर 5 लाख रुपए खर्च करें किसी कारखाने पर तो हम एक व्यक्ति को रोजगार दे सकते हैं मात्र, और ये 5 लाख कृषि में लगाएं तो 5 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो गैर कृषि क्षेत्रों का पर्याप्त विकास ना होना ये भी आ जाता है ना। और कुछ पॉइंट अपनी तरफ से भी जोड़ सकते हो आप, जैसे क्या कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो दोषपूर्ण है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, जो हमें एजुकेशन मिलती है वो रोजगार देने के लिए है ही नहीं। रोजगार का मतलब हम सब सरकारी नौकरी लगा लेते हैं, सरकारी नौकरी इतनी तो हो नहीं सकती कि पूरे देश की आबादी को मिल जाए। तो क्या करना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा, स्वरोजगार के लिए जो हमारे अंदर क्षमता और योग्यता चाहिए वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के द्वारा मिलती नहीं। ये बड़ी समस्या है ना। टेक्नोलॉजी, प्रशिक्षण, पूंजी निर्माण की दर जो है, कैपिटल फॉर्मेशन उसका लो होना, कम होना, माइग्रेशन, बाहर से दबाव जनसंख्या का, ये फैक्टर भी इसमें लिखे जा सकते हैं। इनको पॉइंट में व्यवस्थित रूप से बना के लिखो तो आसानी से लिख पाते हैं। आज स्कूल कॉलेज बेरोजगार पैदा करने की फैक्ट्री बने हुए हैं।
ओके, तो इन पॉइंट को 4-5 हेडिंगों के अंतर्गत समाप्त कर सकते हैं। पॉलिटिकल रीजन भी हो सकते हैं, राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। परंपरागत हमारा जो कास्ट, जो कल्चर है, जो कस्टम है, परंपराएं हैं, वो भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी के लिए कुछ हिस्सों में काम कर देती है। समझ में आया? तो बेरोजगारी के, अब बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो उन पर भी आपको ही लिखना पड़ेगा। अलग से भी पूछ सकते हैं, ठीक, और इसमें भी कंबाइंड। तो योजनाएं मतलब सरकार की जो रोजगार देती हो, तो आप लिख सकते हो IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन स्कीमों को शॉर्ट में लिखा जाता है, कब स्टार्ट हुई थी, किस मिनिस्ट्री ने चलाई, ऑब्जेक्टिव क्या है। इसी प्रकार से मनरेगा भी ले सकते हो, ये भी रोजगार देने के लिए बनेगी, है ना। जवाहर रोजगार योजना, आगे चलकर इसका नया नाम कैसे किसी में मर्ज की गई, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये कौशल, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये इसमें आ जाएगा। ट्राइसेम हो गया, ये ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ, इसमें आ जाता है। तो इन योजनाओं को लिख करके कंप्लीट कर सकते हैं। और क्या इसमें पूछ सकते हैं, प्रभाव क्या पड़ता है बेरोजगारी का, सुझाव क्या होते हैं। इन टॉपिक को अगले लेक्चर में लेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई क्वेरी है कमेंट करके छोड़ दें, अगले लेक्चर में इसे कंप्लीट कर देंगे। और अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए रेफरल कोड मुकेश लाइव का उपयोग कर सकते हैं फॉर 10% डिस्काउंट इन एवरी कोर्सेस, ईच कोर्सेस। यहाँ पर आपको ये बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। ये कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, मुकेश लाइव या मुकेश कटारे। सो थैंक यू एंड गुड लक।